हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। कल हमने लिमिट स्टेट के बारे में कुछ देखा था, कुछ बेसिक देखे थे। उसमें से अगर क्वेश्चन की बात करेंगे आप अपने फ्री में तो क्वेश्चन उठते हैं, ऐसी बात नहीं है, उससे भी क्वेश्चन उठता है। तो आज हम थोड़ा सा उसे ही आगे बढ़ाएंगे। फिर कल हमने देखा था सेफ्टी फैक्टर या पार्सल सेफ्टी फैक्टर, ठीक है, उसके बारे में कैसे कैसे क्वेश्चन होता है। आप किसी भी बुक से, ठीक है, जरूर नहीं है कि आप जेई तैयारी कर रहे हो जेई वाले उठाइए, ठीक है, जेई गेट टीएस जितने भी प्रकार की ऑब्जेक्टिव बुकें हैं आप उठाइएगा, और जो क्वेश्चन आपको नया लगे वो क्वेश्चन हमारे पास तुरंत भेजिएगा, उसका आंसर आपको मिलेगा। क्लियर हुआ? क्योंकि अब क्या है कि हम बहुत ज़्यादा आगे भी नहीं ले जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं ले रहे हैं, बस इतना हम कह रहे हैं जितना कि आपका एसएससी जेई में कवर हो जाए। क्लियर हुआ? तो जरूरी नहीं है एसएससी वाला ही, क्योंकि इसमें आईएएस के भी क्वेश्चन रहते हैं, गेट के भी क्वेश्चन रहते हैं, पीएससी के भी क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं यूपीएससी जितना भी एग्जाम कराती है लगभग उसके भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पर ऐड रहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आप किसी भी बुक से लगाइए, हम ये नहीं कह रहे हैं पर्टिकुलर कौन से बुक, किसी भी बुक से क्वेश्चन उठाइएगा, जो भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आए उसको आप तुरंत हमारे पास भेजिएगा, ठीक है, इसका आंसर आपको मिलेगा। क्लियर हुआ यहाँ से? ठीक है, तो आज हम जो है आगे स्टार्ट कर रहे हैं उसी के। हमने कल डिजाइन फैक्टर के बारे में देखा था, ठीक है, या डिजाइन स्ट्रेंथ के बारे में देखा था, ठीक है, डिजाइन स्ट्रेंथ या फैक्टर स्ट्रेंथ के बारे में देखा था। और इसमें आपने दो देखा था, एक था आपका मटेरियल के लिए, ठीक है, और दूसरा था आपका लोड के लिए। क्लियर हो? मटेरियल में आपने क्या क्या देखा था? मटेरियल में दो देखा था, ठीक है, एक था आपका कंक्रीट के लिए और एक था आपका स्टील के लिए। कंक्रीट में भी आपने जो FCK का मान निकाला था वो आपका आया था 0.446 FCK, ठीक है, या इसी को हमने FCK हमने लिखा था 0.45 FCK। बता दें, कुछ नहीं है, दोनों यही चीज़ है, एक ही चीज़ है, बस अब क्या है कि कहीं पर आपके जो ऑप्शन होते हैं एग्जाम में वो चेंज हो जाते हैं। स्टील के बारे में बात करेंगे, स्टील में आपने कल कुछ निकाला था, FYD आपने निकाला था, वो आया था 0.87 F5। बता दीजिए ऊपर, ये आपने कल देखा था, ये आपने कल देखा था। अब हम लोड की बात कर रहे हैं। जब हम लोड की बात करेंगे तो हम कहेंगे, मान लीजिए हमें कोई सेक्शन का डिजाइन करना है, मान लीजिए हमें किसी सेक्शन का डिजाइन करना है, ये हमने यहाँ पर एक सेक्शन बना दिया, ये हमने यहाँ पर एक सेक्शन बना दिया। फिर हमने कहा कि इस सेक्शन पर हमने लोड भी अप्लाई कर दिया, और लोड अप्लाई किया कितना, 100 किलोग्राम मान रहे हैं, 100 किलोग्राम, ठीक है, हमने यहाँ पर लोड माना है। जो किया है कि इस लोड को बेयर करने के लिए हमें सेक्शन को बनाना है कितना, 100 किलोग्राम, ठीक है। जब 100 kg के लिए हमने इसका डिजाइन किया तो हम कहेंगे कि जैसे ही 100 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, अर्थात अगर मक्खी भी इस पर बैठ जाएगी, या आप कह सकते हैं कि 100 ग्राम भार लेकर बड़ा हवा भी हल्का सा चला, तुरंत क्या करेगा, फेल कर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लोड अतिरिक्त हो रहा है ना भाई, हमने 100 के लिए डिजाइन किया था, और 100 से जैसे ही थोड़ा सा अधिक होगा तुरंत ये सेक्शन क्या करेगा, फेल कर जाएगा। तो ऐसे केस में हम क्या कहेंगे कि भैया जो हम 100 के लिए डिजाइन किए थे, तो क्यों ना उस लोड पर एक फैक्टर लगा दें, और इस फैक्टर से, ठीक है, हमने कहा 100 किलोग्राम के लिए हमने डिजाइन किया, हम मान रहे हैं कितना आ रहा है, ठीक है, इतना आ रहा है। हम कहेंगे अगर इस पे हम डिजाइन कर देंगे तो ये सेक्शन आपका क्या हो जाएगा, क्रिटिकल कंडीशन हो जाएगा। तो ऐसे में क्या करते हैं कि एक फैक्टर से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो फैक्टर से गुणा करने के बाद जो लोड आपका प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं लोड फैक्टर, उसको हम क्या कहते हैं, लोड फैक्टर। अब यहाँ पर लोड का आपका मान चेंज हो जाएगा, मान लीजिए, ठीक है, कितना लेते हैं, जनरली हम लेते हैं 1.5। अभी हम आपको टेबल बना के दिखा रहे हैं, ठीक है। जनरली जो लोड फैक्टर होता है 1.5 होता है। अब यहाँ से इसको हम चेंज करेंगे और ये आपका आ जाएगा कितना, 150 किलोग्राम। अर्थात हम कहेंगे क्या, कि यहाँ पर जो भी अब लोड के लिए हम डिजाइन करेंगे, इस मेंबर का जो हम डिजाइन करेंगे वो 100 के लिए ना करके हम कितने के लिए करेंगे, इससे आप गुणा करा दीजिए, कितने के लिए करेंगे। अब बता भाई, 100 के लिए 100 इस पे लोड आएगा, हम डिजाइन किसके लिए कर रहे हैं, कितने के लिए कर रहे हैं, तो हम कहेंगे इससे अगर थोड़ा सा बढ़ भी जाएगा तो यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखो, ठीक है। अब इसी प्रकार से अगर हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड की बात करते थे तो वहां पर स्ट्रेस में एक कोएफिशिएंट लगाया जाता था जिसको हम मॉडल रेशियो कहते थे, ठीक है, यम से गुणा करते थे, तो वो यम भी वहां पर एक प्रकार से फैक्टर की भांति कार्य करता था, एक प्रकार से फैक्टर की भांति कार्य करता था। बट यहाँ पर हम देखेंगे, हम कहेंगे उसी को हम बोल रहे हैं क्या, फैक्टर। अब वो फैक्टर आपका, ठीक है, अलग अलग लोड के लिए अलग अलग लिया जाता है। क्लियर हुआ? तो हम यहाँ पर टेबल बना रहे हैं, उसको हम देखेंगे, ठीक है, उसको हम देखेंगे। अर्थात लोड फैक्टर हमारा होता क्या है,
लोड फैक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, तो यहाँ पर हम कहेंगे फैक्टर, चलो इसको हम पहले निकाल लेते हैं, ठीक है, फैक्टर लोड इज इक्वल टू हम कहेंगे अप्लाइंग लोड और इनटू में, ठीक है, अप्लाइंग लोड और इनटू में हम कहेंगे क्या, फैक्टर। अगर हमें फैक्टर निकालना हो, अगर हमें यहाँ से फैक्टर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम कहेंगे फैक्टर लोड अपान अप्लाइंग लोड, अप्लाइंग लोड अर्थात आने वाला जो उस पर भार है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। क्लियर हो? तो अब देखो, अगर हम फैक्टर लोड के आधार पर डिजाइन करेंगे तो जो मोमेंट आएगा वो भी आपका क्या आएगा, फैक्टर मोमेंट आएगा। क्लियर हो? इसको हम क्या क्या कहते हैं थोड़ा समझ लेते हैं। जो फैक्टर लोड है इसको हम कहते हैं WU अर्थात अल्टीमेट लोड। अल्टीमेट लोड मतलब कि अगर हमने कहा कि सेक्शन हमारा 10 किलोग्राम का लोड आ रहा था, हमने फैक्टर से गुणा कराया और WU का मान आ गया कितना, 15। WU का मान कितना आ गया, 15। ये 15 है क्या, ये 15 आपका है अल्टीमेट लोड। अल्टीमेट लोड मतलब क्या कि अगर इतने तक इस पे लोड आएगा तो यह सेक्शन फेल नहीं करेगा, लेकिन अगर इससे ज्यादा होगा तो तुरंत यहाँ पर सेक्शन क्या करेगा, फेल कर जाएगा। जबकि हमें डालना कितना है, 10, हमें डालना कितना है, 10, तो हम कहेंगे ये हमारा क्या होगा, सेफ रहेगा। क्यों सेफ रहेगा, हमने कल इसी के लिए बात किया था कि कंक्रीट को कंपैक्शन अगर हम कम करते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, ठीक है, या अगर हमने कार्य को अच्छे ढंग से नहीं किया तो वहां पर भी उसकी स्ट्रेंथ प्रभावित हो जाती है। तो उस स्ट्रेंथ को ध्यान में रखते हुए हम लोड में एक फैक्टर से गुणा करा करके लोड फैक्टर निकाल लेते हैं और इसी लोड फैक्टर के आधार पर हम डिजाइन करते हैं। बता क्लियर हुआ? तो ये लोड फैक्टर जो होता है वो कितना होता है, अलग अलग लोड के लिए अलग अलग लिया जाता है। तो हम यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हम बना रहे हैं कुछ, यहाँ पर हम देख लेते हैं, ठीक है, इसको हम जो है दो भाग में बांट दिए, इसको हम जो है दो भाग में बांट दिए। एक हमने देखा लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, ठीक है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, ठीक है, दूसरा हमने देखा लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी, ठीक है, यहीं पर लिख देते हैं सर्विसबिलिटी, पीछे देखिए ना, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी। बता क्लियर हो? यहाँ पर हुआ। अब इसको भी हम कुछ भागों में डिवाइड करेंगे, इसको भी हम कुछ भागों में डिवाइड करेंगे। कितने प्रकार का लोड होता है, तो हम कहेंगे कि जनरली आपका, ठीक है, डेड लोड होगा, जनरली आपका क्या होगा, डेड लोड होगा, फिर लाइव लोड होगा, फिर आपका विंड लोड होगा, ठीक है, और विंड लोड जहां पर नहीं लेता है वहां पर हम अर्थक्वेक लोड लेते हैं, अर्थक्वेक लोड लेते हैं, ठीक है, अर्थक्वेक लोड लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्या दोनों को नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम कहेंगे क्या कि जहां पर भूकंप आने की ज्यादा संभावना होती है हम वहां पर विंड लोड को ना लेकर के इसको लेते हैं, अर्थक्वेक लोड लेते हैं। क्लियर हो? वही चीज यहाँ पर भी रहेगा, वही चीज यहाँ पर भी रहेगा, डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड या अर्थक्वेक लोड। बता रहे हो? इसको भी हमने क्या किया, तीन भागों में डिवाइड कर दिया, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ पर क्या किया, डिवाइड कर दिया। अब हम देखेंगे आगे, अब थोड़ा सा हम आगे देखेंगे लोड कॉम्बिनेशन। आगे हम क्या देखेंगे, लोड कॉम्बिनेशन, ठीक है, लोड कॉम्बिनेशन, लोड कॉम्बिनेशन कौन कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, तो हम उसके लिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। देखो कैसे, या तो डेड लोड होगा, डेड लोड के साथ लाइव लोड भी होगा। हम कहेंगे कि डेड लोड हमारा क्या हुआ, ये स्ट्रक्चर का भार, इस पर आने वाला भार हमारा क्या हुआ, चल भार हो गया। हम कहेंगे दोनों का मिक्स। क्या केवल डेड लोड हो सकता है, हम कहेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर उस पर कोई लोड आ रहा है तभी हम सेक्शन का डिजाइन कर रहे हैं, अगर कोई लोड नहीं आ रहा है तो हम फालतू में सेक्शन बना के क्या करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि हमारा यूज कुछ नहीं है और बाहर ले जाकर के एक पिलर हमने बना दिया, कोई यूज नहीं है, फालतू का बना दिया, तो क्या इसके लिए कोई जरूरत है बनाने की, हम कहेंगे बिल्कुल नहीं, ये आपका क्या है, फालतू का पैसा खर्चा करना, ठीक है। तो कोई लोड आ रहा है तभी हम बनाएंगे। हमने कहा ये स्वयं का भार हुआ, डेड लोड हो गया, इस पर आने वाला भार लाइव लोड हो गया। क्लियर हो? दूसरा हमारा क्या होगा, डेड लोड या विंड लोड हो सकता है, लाइव लोड के स्थान पर हमने किसको ले लिया, विंड लोड को ले लिया।
भाई विंड लोड भी क्या हमेशा लगेगा, कभी कभी आता है, इसलिए इसको भी क्या ठीक है चल भार के अंतर्गत आ रहा है। दूसरा अर्थक्वेक लोड की अगर हम बात करेंगे, ये भी हमारा कभी कभी आता है। और डेड लोड, विंड लोड, डेड लोड, लाइव लोड, ठीक है, या डेड लोड, विंड लोड, लाइव लोड, ये तीनों एक साथ कार्य कर सकते हैं। क्लियर हुआ? हम लोड कॉम्बिनेशन की हम बात कर रहे हैं, और लोड कॉम्बिनेशन में आपका होगा डेड लोड प्लस लाइव लोड। क्लियर हुआ? पहला कॉम्बिनेशन हुआ। दूसरा कॉम्बिनेशन होगा डेड लोड प्लस विंड लोड, डेड लोड प्लस विंड लोड, या अर्थक्वेक लोड, या अर्थक्वेक लोड। तीसरा कॉम्बिनेशन जो आपका होगा वो होगा डेड लोड प्लस लाइव लोड, और प्लस यहाँ पर क्या होगा विंड लोड। बता रहे हो? मतलब ये दोनों अलग अलग कार्य कर सकते हैं, ये तीनों एक साथ भी कार्य कर सकते हैं। उनके लिए हम क्या क्या यहाँ पर फैक्टर लेंगे, वो फैक्टर हम यहाँ पर लिख रहे हैं। क्लियर हुआ? अगर हम डेड लोड की बात करेंगे लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में, तो यहाँ पर लिया था 1.5, लाइव लोड जो होगा वो भी आपका 1.5, विंड लोड यहाँ पर नहीं है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी की बात करते हैं, तो ज्यादा स्ट्रेंथ की जो जरूरत पड़ती है वो कोलैप्स में, यहाँ पर हम चेकिंग करते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, चेकिंग करते हैं। इसका डिजाइन में कहता है, इसलिए यहाँ पर जो मान लेंगे वो मान हम ले लेते हैं कितना 1 बता रखिए। जब हम डेड लोड, विंड लोड, अर्थक्वेक लोड की हम बात करेंगे, तो डेड लोड आपका होगा 1.5, लाइव लोड यहाँ पर नहीं है, विंड लोड होगा हमारा 1.5, डेड लोड यहाँ पर 1, लाइव लोड नहीं है, विंड लोड यहाँ पर कितना हो जाएगा 1। बता रखिए। हमने कहा क्या, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी का डिजाइन नहीं कहता है, इस पे हम चेकिंग करते हैं, और ये चेकिंग सामान्यतः हम, ठीक है, लोड को देखते तो हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम इस पे सिर्फ इतना देखते हैं कि जितना आ रहा है सिर्फ उसी पे कर दीजिए, बढ़ाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? बढ़ाने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ चेकिंग कर रहे हैं, जबकि डिजाइन हम यहाँ पर कर रहे हैं। अगर यहाँ से सेफ रहेगा तो यहाँ हम सेव कर ही देंगे। क्लियर हुआ? आगे देखना है क्या, डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड, ये तीनों एक साथ, जब तीनों साथ रहेंगे तो हम कहेंगे इसके लिए जो मान आएगा 1.2, ठीक है, लाइव लोड का मान भी कितना रहेगा 1.2, विंड लोड का मान भी कितना रहेगा 1.2, डेड लोड का मान रहेगा 1, लाइव लोड का मान रहेगा 0.8, यहाँ पर भी मान रहेगा 0.8। यहाँ पर थोड़ा हम देखेंगे, ये 1.5 से 0.9 तक लिया जाता है। बताने के लिए तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका लोड फैक्टर है, जो लोड फैक्टर को हम, ठीक है, फैक्टर लोड निकालते समय लोड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। बताओ क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये इतना हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इन्हीं में से फैक्टर को उठा करके, ठीक है, फैक्टर लोड हम निकालेंगे, तो सामान्यतः जो आपका लिया जाता है वह डेड लोड और लाइव लोड को लिया जाता है। क्लियर हुआ? अब आपके मन में आएगा कि हमें 2 बार गुणा करना चाहिए, ठीक है, ये तो कहोगे भाई 2 बार गुणा करना चाहिए, नहीं, ठीक है। डिजाइन आपने देखा होगा, आपने लिखा था सुपर इम्पोज लोड या लाइव लोड, और प्लस फिर आपने क्या लिखा था, सेल्फ वेट लिखे थे। देखो ये यहाँ पर आ रहा है कोई लोड, मान लेते हैं यूडीएल आया, कोई भी लोड आया, लाइव लोड हमने मान लिया। उस लाइव लोड को उठा करके हमने 1.5 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, लाइव लोड को उठा करके हमने क्या किया 1.5 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, W1 आपका मिल गया। अब इसका हमने सेल्फ वेट निकाल लिया, इसका हमने क्या निकाल लिया, सेल्फ वेट निकाल लिया, और उसको भी 1.5 से हमने गुणा किया, W2 निकाल लिया। अब दोनों को हम जोड़ देंगे, बताओ W1 W2, 1.5 लाइव लोड में भी गुणा किया था, 1.5 आपने डेड लोड में भी गुणा किया। अब बता भाई वहां से आपका W का मान मिला, मिल गया। अब हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि जैसे आपने W1 निकाला प्लस W2 निकाला और इन दोनों में 1.5 से गुणा किया था, उसी प्रकार से जब हम W का मान या WU का मान दिख रहा है, देखते हैं यहाँ पर WU का मान W1 प्लस W2 और इंटू 1.5 कर दें, क्या कोई चेंजिंग होगा? नहीं, बिल्कुल चेंजिंग नहीं होगा भाई, वही 1.5 यहाँ पर गुणा हो रहा है, 1.5 यहाँ गुणा हो रहा है, और दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, हमारे किसका मान आ रहा है, अल्टीमेट लोड का मान आ रहा है, क्लियर हुआ? अर्थात लोड फैक्टर का मान आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बार गुणा कर लेते हैं। जैसे मान अगर चेंज हो रहा है, तब वहां पर हम अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं, जबकि हम देख रहे हैं क्या कि लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में सबका मान बराबर है, डेढ़ है, ठीक है। ये 0.9 जो आपका है ये हमेशा यूज नहीं किया है, ऐसे स्थान पर यूज किया है जहां पर विंड प्रेशर बहुत ही कम रहता है, क्लियर हुआ? जब कोई स्ट्रक्चर ग्राउंड लेवल से 30 मीटर ऊपर हो जाए या स्ट्रक्चर की हाइट 30 मीटर से ऊपर हो जाए, वहां पर हम विंड प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं, अन्यथा विंड प्रेशर कैलकुलेट नहीं किया जाता। मतलब क्लियर हुआ?
तो हमारे ख्याल से कितना आपने लिख लिया है, हम इसको मिटाएंगे और फैक्टर लोड यहाँ से आप निकाल सकते हैं। फैक्टर लोड सामान्यतः ठीक है डेड लोड लाइव लोड को हम लेकर के चलते हैं 1.5 ठीक है, और इसी के आधार पर हम डब्ल्यू का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, लोड फैक्टर का जो भी मान निकालते हैं ठीक है, या फैक्टर लोड का जो भी मान आता है वो हमारा कितना आता है, फैक्टर लोड अर्थात डब्ल्यू इज इक्वल टू जो आएगा ठीक है लोड और इनटू में 1.5 कर देते हैं। बराबर क्लियर हुआ। यहाँ से आपका किसका मान आता है, लोड फैक्टर का मान आता है। जो भी आने वाला लोड है उन सभी लोड को उठाइए और 1.5 से गुणा करा दीजिए, यहाँ से लोड फैक्टर का मान मिल जाएगा। बराबर क्लियर हुआ। ठीक है, अब जब लोड फैक्टर का मान मिला तो हम कहेंगे मोमेंट ऑफ जो हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे वहां पर भी आपका क्या निकलेगा यम यू, क्योंकि अल्टीमेट ये भी निकलेगा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेट भी हमने निकाला है, अर्थात फैक्टर भी हमने निकाला है तो फैक्टर ये भी निकलेगा और यहाँ से जो भी मान आएगा वो हमारा क्या आएगा, अल्टीमेट मोमेंट या फैक्टर्ड मोमेंट। अल्टीमेट मोमेंट या फैक्टर्ड मोमेंट, फैक्टर्ड मोमेंट। बताओ भाई क्लियर। हमने कहा किसी भी धरातल पर फैक्टर मोमेंट का मान कितना है, हम इस सेक्शन पर कितना मोमेंट अप्लाई कर सकते हैं। हमने क्या कहा, क्वेश्चन ध्यान समझिए। हमने कहा कि इस सेक्शन का फैक्टर्ड मोमेंट कुछ है mu। फिर हमने कहा कि इस सेक्शन पर कितना मोमेंट हम अप्लाई कर सकते हैं, तो ये भैया है इसकी अंतिम, ये इसका क्या है, अंतिम है। हम कहेंगे तुरंत क्या कि यहीं पर आप फैक्टर से गुणा भाग कर दीजिए। अब जो आएगा वो आ जाएगा आपका अप्लाइंग मोमेंट, वहां पर क्या आ जाएगा आपका अप्लाइंग मोमेंट आ जाएगा, अर्थात हम इतना मोमेंट इस पे अप्लाई कर सकते हैं। मतलब क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये इतना हमारे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। हमने लोड फैक्टर का मान निकाल लिया। हम ये कह रहे हैं कि इस स्ट्रक्चर पर कितना लोड अप्लाई कर सकते हो, हम कहेंगे अप्लाइंग लोड इज इक्वल टू लोड फैक्टर अपॉन फैक्टर। ठीक है, अर्थात हम कहेंगे अल्टीमेट लोड अपॉन फैक्टर कर दीजिए, या ये जो डब्ल्यू मान आया है इतना बटा फैक्टर कर दीजिए, वहां से आपका अप्लाइंग लोड का मान आ जाएगा। बता दें क्लियर होगा। ठीक है, इतना तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसी को हम डिजाइन लोड भी कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर डिजाइन लोड भी कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, डिजाइन लोड भी कहते हैं। ठीक है, अतः हम कहेंगे यहाँ पर कि अप्लाइंग लोड इज इक्वल टू डिजाइन लोड अपॉन फैक्टर, डिजाइन लोड अपॉन फैक्टर, अर्थात डब्ल्यू अपॉन 1.5 कर देंगे, हमारा किसका मान आ जाएगा, अप्लाइंग लोड, अर्थात इतना हम लोड इस धर्म पर अप्लाई कर सकते हैं। बता क्लियर हो। इतने में कोई डाउट्स हमारे ख्याल से नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। बता क्लियर हो यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, डिजाइन स्ट्रेंथ स्टील के लिए निकाल लिया, कंक्रीट के लिए निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद हम कहेंगे क्या, जो भी फैक्टर हुआ करते हैं वर्किंग स्ट्रेस में करते थे, जबकि लिमिट स्टेट में लोड में फैक्टर लगाया जाता है। क्लियर हुआ। ठीक है, क्यों फैक्टर लगाया जाता है, क्योंकि हमने कहा था कि दिन पे दिन हम सुधार पे सुधार करते हैं। ठीक है, जब हमने वर्किंग स्ट्रेस किया था अनुगुणांकन हुआ था, ठीक है, स्ट्रक्चर बड़ा हुआ था, उन सभी को सुधारना है तो हम कहेंगे क्या, यहाँ पर जो वास्तविक लोड आ रहा है उस लोड को, ठीक है, या हम कहेंगे उसके अल्टीमेट लोड को लेते हुए आप सॉल्व कीजिए। क्लियर हुआ। दूसरी चीज हमने फिर यहाँ पर देखा था क्या वर्किंग स्ट्रेस में, कि जो कंक्रीट ठीक है 15 की सामर्थ्य रखती थी, लेकिन उसको हम जो संभालते थे या उसको हम जो समझते थे वो हम लेते थे 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और उसी के आधार पर हम डिजाइन करते थे। क्लियर हुआ। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं लिमिट स्टेट में, ठीक है, हम क्या करते हैं कि भैया जितनी उनकी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के आधार पर हम लेके चलेंगे। तो वहां पर हमें कुछ देखने को मिल जाता है कि जो WSM होता है वह यील्ड पॉइंट तक लेके चलते हैं। कहाँ तक लेके चलते हैं, यील्ड पॉइंट को लेकर चलते हैं। जबकि लिमिट स्टेट मेथड जो होता है इसमें मटेरियल को अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक लेके चलते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक लेकर के चलते हैं। क्लियर हुआ। यील्ड में वर्किंग स्टेट मेथड में यील्ड स्ट्रेंथ को हम लेकर के चलते हैं, जबकि लिमिट स्टेट मेथड में मटेरियल को अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक हम, ठीक है, लोडेड करते हैं, भारित करते हैं। ठीक है, वहां अगर फेल कर जाए तो उसको हम कहेंगे क्या, फेलियर लोड। क्लियर हुआ। तो हमारे ख्याल से इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम जो है आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में कुछ समझ लेते हैं। यहाँ पर
ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप। स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप की हम बात करेंगे। हमने कहा थोड़ा सा हम पहले बेसिक ले लेते हैं। कुछ हमारा यहाँ पर है जो हम नीचे दिखाते हैं एक्स पर, वो हम दिखाते हैं क्या स्ट्रेन, और जो वाई पर हम दिखाते हैं वो दिखाते हैं क्या स्ट्रेस। इसका भी यहाँ पर है कि स्ट्रेन जो आपका है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वैल्यू होता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट वैल्यू होता है, इंडिपेंडेंट वैल्यू होता है, जबकि स्ट्रेस जो आपका होता है ये डिपेंडेंट वैल्यू होता है, ठीक है, डिपेंडेंट वैल्यू होता है। ये क्यों होता है थोड़ा समझ लेते हैं कि जो स्ट्रेन है हम जानते हैं कि यदि किसी बॉडी पर कोई फोर्स अप्लाई हुआ, बगैर फोर्स लगाए ना तो वहाँ पर स्ट्रेस होगा ना तो वहाँ पर स्ट्रेन होगा, तो हम कहेंगे हमारे पास कोई मटेरियल है और इस मटेरियल पर हमने क्या किया, फोर्स लगा दिया, फोर्स लगा दिया। जब हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं तो हम कहेंगे इसमें होगा डिफॉर्मेशन, इसमें क्या होगा डिफॉर्मेशन, पर यूनिट लेंथ में होगा डिफॉर्मेशन, हमारा क्या कहलाता है स्ट्रेन। फोर्स को हमने लगाया, हमें तुरंत देखने को आया कि यहाँ पर सबसे पहले कौन आया, स्ट्रेन आ गया। अब इस स्ट्रेन को रजिस्ट करने के लिए जो प्रॉपर्टी होती है, हम कहेंगे रजिस्ट करने के लिए जिसको हम लाते हैं वो कहलाता है क्या स्ट्रेस, क्योंकि हम जानते हैं लोड लगने के बाद वो डिफॉर्मेशन को रजिस्ट करने के गुण को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। ये आप सब में पढ़े हैं, क्लियर हुआ। तो वही चीज हम यहाँ पर कह रहे हैं क्या कि फोर्स लगेगा तो सबसे पहले डिफॉर्मेशन, और डिफॉर्मेशन हुआ तो हमारा कहलाएगा क्या स्ट्रेन, क्लियर हुआ। सबसे पहले स्ट्रेन आया, अब इस स्ट्रेन को रोकने के लिए हमें कौन आता है स्ट्रेस, तो हम कहेंगे ये स्ट्रेस किस पे डिपेंड कर रहा है, स्ट्रेन पर डिपेंड कर रहा है, क्लियर हुआ। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं क्या कि स्ट्रेन आपका इंडिपेंडेंट वैल्यू होता है इसलिए इसको हम एक्स पे रखते हैं, जबकि ये आपका स्ट्रेस होता है डिपेंडेंट वैल्यू होता है इसलिए उसको क्या हम रखते हैं वाई डायरेक्शन में रखते हैं। यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका है ओरिजिन पॉइंट, बताओ क्लियर हुआ, इतना क्लियर होगा कि नहीं यहाँ से, ठीक है। अब इसी के बाद जो है हम हटाएं इसको, ठीक है, इसी को हम हटा रहे हैं और सबसे पहले जो हम देखेंगे वो देखेंगे कंक्रीट के लिए, सबसे पहले हम देखेंगे किसको, कंक्रीट के लिए देखेंगे, ठीक है। आपके मन में अगर आ रहा है कि यदि आपके मन में मान लीजिए कोई क्वेश्चन उठ रहा है कि ठीक है यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास फैक्टर ना पता हो, तब हम कैसे लेके चलेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि लोड में फैक्टर से गुणा करते हैं अल्टीमेट लोड निकालते हैं, लेकिन मान लीजिए फैक्टर ना हो तब हम कैसे करेंगे, तो वहाँ पर एक्सपीरियंस के आधार पर रखा जाता है, क्योंकि लिमिट स्टेट मेथड ठीक है सूझबूझ और प्रैक्टिस के आधार पर लिया जाता है, बता देखिए, ठीक है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर पहला स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन जो होगा वो कंक्रीट के लिए होगा, ठीक है। कंक्रीट के लिए बनाते हैं, सबसे पहले हम कंक्रीट के लिए ले रहे हैं। देखो कंक्रीट में इन्होंने लिया क्या, इधर हमने दिखा दिया स्ट्रेन और इधर हमने दिखा दिया स्ट्रेस, ठीक है, इधर आपका हो रहा है स्ट्रेस और ये आपका है ओरिजिन पॉइंट, बता सकते। इन्होंने क्या देखा कि जब इन्होंने कंक्रीट के लिए स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम खींचा तो वहां पर उन्होंने कुछ देखा कि ये जो डायग्राम था ये डायग्राम कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ा, ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या हो गया स्ट्रेट हो गया। तो कुछ दूर तक एक कर्व बनाया, कुछ दूर तक एक कर्व बनाया और उसके बाद फिर क्या कर रहा है ये स्ट्रेट लाइन में चला जा रहा है, ठीक है। और जब स्ट्रेट में गया फिर वहीं पर क्या हुआ, ये ब्रेक कर गया जब वहां पर, ठीक है, जब स्ट्रेट लाइन हुआ तो कुछ दूर तक स्ट्रेट लाइन गया फिर उसके बाद क्या हो गया वहां पर ब्रेक कर गया। तो हम कह रहे हैं कि कितनी दूर तक कर्व बनाता है, क्योंकि जब आप लिमिट स्टेट में जब आप वर्किंग स्टेट में देखे थे तो वहां पर आपने ये देखा था कि कंक्रीट और स्टील, कंक्रीट और स्टील ये दोनों लीनियरली होते हैं अर्थात हुक के नियम का पालन करते हैं, अर्थात स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा, अर्थात वहां पर स्ट्रेट लाइन का बनता था। जबकि यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि कंक्रीट को जब हम प्रैक्टिकल पे या प्रैक्टिकल कर रहे हैं या हम साइड पे देख रहे हैं तो कुछ दूर तक इसका जो कर्व है वहां पर हमने कुछ दूर तक जो इसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है वह एक कर्व बनाता है और फिर कर्व के बाद क्या होता है स्ट्रेट हो जाता है। अर्थात ऐसे कंडीशन पे या ऐसी स्थिति पे यहाँ पर जो स्ट्रेस होगा वह स्ट्रेस क्या होगा, हम कहेंगे एफसी के, यहाँ पर क्या होगा एफसी के, और यहीं से क्या करेगा ब्रेक करेगा। हमने मान लिया कि ये भाई साहब यहाँ पर आकर के टूट गए, यहाँ पर आके टूट गए, तो आईएस कोड
456 2000 ने यह निश्चय किया है कि कंक्रीट में जो मैक्सिमम स्ट्रेन होगा वह मैक्सिमम स्ट्रेन 0.0035 लिया जाता है। बता क्लियर हो? कंक्रीट में अधिकतम स्ट्रेन कितना लेंगे 0.0035। ये कहां पर रखा गया है? हम कहेंगे IS 4456 2000। कहां पर? IS 4456 2000 के अनुसार ये बोला गया है कि ये जो कंक्रीट में अधिकतम स्ट्रेन होगा वह स्ट्रेन 0.0035 लिया जाता है। बता क्लियर हो? ठीक है, अधिकतम स्ट्रेन का मतलब ये हमने खींचा, इसमें डिफॉर्मेशन हुआ, लेकिन जहां पर टूट रहा है वही उसकी क्या हो गई? मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, अर्थात वही उसका क्या हो गया? मैक्सिमम स्ट्रेन। इसके बाद कोई भी स्ट्रेन नहीं होगा, इस बाद मटेरियल आपकी क्या होगी? टूट जाएगी, अर्थात ब्रेक कर जाएगा, अर्थात फेल कर जाएगा। तो हम कहेंगे ये इसकी क्या हो गई? अंतिम समाप्ति। क्लियर है? फिर बात आती है कर्व कहां तक है। कर्व कहां तक है? तो हम कहेंगे ये यहाँ तक कर्व है, और जब इसको चेक किया गया, जब इसको देखा गया, तो यहाँ पर जो स्ट्रेन मिला था वो मिल गया था कितना? 0.002। ठीक है, ये भी प्रैक्टिकल करके ही रखा गया है, इसको हम कहीं से निकालते नहीं है, कहीं से निकालते नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान है तो स्टील के लिए आपने ब्रिटल मटेरियल में पढ़ा होगा कि 0.2% विकृति पर, ठीक है, हम क्या करते हैं कि यील्ड पॉइंट का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन वो चीज यहाँ पर फॉलो नहीं होता, वहां से आप याद कर सकते हैं उसको बस। ठीक है, ये हमने देखा कि जो भी स्ट्रेन था वो 0.002% तक, ठीक है, कैसे बना? पैराबोलिक। उसके बाद फिर हमारा क्या हो गया? रेक्टेंगल बन गया, और हम कहेंगे स्ट्रेट हो गया, और ये पूरा आपका कैसे दिख रहा है? एक रेक्टेंगुलर पार्ट दिख रहा है, जबकि ये आपका कैसे दिख रहा है? पैराबोलिक। क्लियर है? ठीक है, यहाँ पर जो इसकी स्ट्रेंथ थी वो स्ट्रेंथ हमने क्या लिखा? FCK। लेकिन हम जानते हैं क्या कि क्यूब की स्ट्रेंथ हमेशा अधिक होती है उसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ से, अर्थात कंक्रीट की जो मटेरियल की स्ट्रेंथ होगी, अर्थात जब हम साइट पर ले जाकर के इसको हम चेक करते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ क्यूब की स्ट्रेंथ से, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से थोड़ा सा कम होती है। तो कितना कम होता है? हमने कहा हमने एक क्यूब बनाया और उस क्यूब को साइड पे उस क्यूब को उठा कर मशीन पर रखा और यहाँ पर फोर्स लगाया। जब दोनों तरफ से कंप्रेस हुआ तो हम देखते क्या हैं कि उस क्यूब की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करता है, और जब उस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करेगा तो वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी हमने कल निकाला था, कितना? 0.67 FCK निकाला गया था। ठीक है, अगर भूलने का डर हो तो देखो मैं आपको बता रहे हैं, यहाँ से आप कुछ उस प्रकार से, ठीक है, याद कर लीजिएगा। यहाँ पर आता है और यहाँ पर जो मान आता है वो उसको हम 1.5 अर्थात फैक्टर से भाग कर देते हैं। यहाँ पर आता है 0.67 FCK, और यही हमारा क्या होता है? इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ये हमारा क्या होता है? इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, अर्थात टोटल उसकी सामर्थ्य कितना थी क्यूब की? इतना। हमने जब साइट पर ले जाकर चेक किया तो साइट पर इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आई वो आई 0.67 FCK। क्यों ऐसा आया? हमने कल आपको दिखाया था, क्या कंपैक्शन में कमी हो सकता है, मटेरियल तो सेम रख देते हैं, लेकिन वहां पर जो कार्य करने वाले श्रमिक हैं उनकी भी थोड़ी सी लापरवाही से, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ प्रभावित हो सकती है, डस्ट आकर के जम सकता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि मटेरियल में कुछ पहले से धूल मिले हों, या मतलब सीमेंट रेशियो अगर चेंज हो जाए तो भी हमारे कहेंगे उसकी स्ट्रेंथ प्रभावित तो हो सकती है। बता क्लियर है? ठीक है, इतना हो गया। अब इस पर हम क्या देखते हैं कि जो हम डिजाइन करते हैं, जो हम डिजाइन करेंगे क्या इसी पे करेंगे? हमें बिल्कुल नहीं। क्यों? भाई इसकी सामर्थ्य है, ये इसकी सामर्थ्य है। अगर हम इसी पे डिजाइन कर देंगे तो यह सेक्शन बिना बताए फेल कर जाएगा, और जब बिना बताए फेल कर जाएगा तो हम कहेंगे कि वहां पर हमारा नुकसान हो सकता है। इससे अच्छा क्या है, हम कहेंगे कुछ सेफ्टी फैक्टर को लेकर के चलते हैं, और उसी कुछ सेफ्टी फैक्टर को हम यहाँ पर पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कहते हैं, या पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कहते हैं, या पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी कहते हैं। बता क्लियर हुआ यहाँ से? ठीक है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लीजिए और उस फैक्टर ऑफ सेफ्टी को लगाते हैं। ठीक है, उस फैक्टर ऑफ सेफ्टी को हम यहाँ पर लगाते हैं तो हमें कुछ देखने को मिलता है, कि ये स्ट्रेंथ हमारा यहाँ पर आता है, और फिर यहाँ पर जो इसकी स्ट्रेंथ यहाँ पर जो रहती है वो कितना रहता है? हम कहेंगे 0.67 FCK, 0.67 FCK अपान, ठीक है, 1.5। ठीक है, ये हमारा क्या 1.5 पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, ये हमारा क्या है? पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। और यहाँ जो मान आता है वो हमारा 0.446 FCK ले आता है, या 0.45 FCK ले लेते हैं। बता बैठिए, ये इसकी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। ये इसका क्या है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंक्रीट की। और ये इसका क्या है? हम कहेंगे डिजाइन स्ट्रेंथ। ये हमारा क्या है? डिजाइन स्ट्रेंथ
कल इसको हमने निकाला था। बताओ क्लियर हो? तो कंक्रीट में अधिकतम स्ट्रेंथ कितना होगा? 0.0035। ठीक है, फिर हम कहेंगे कि वह क्षेत्र जहां पर कंक्रीट पैराबोलिक कर्व बनाता है उस स्थान पर स्ट्रेंथ का मान कितना होगा? हम कहेंगे 0.002। आईएस कोड 456/2000 के अनुसार कंक्रीट में मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना होगा? 0.0035। क्लियर हुआ? अच्छा, यही हम बात करते हैं आईएस कोड 456/1978, तो वहां पर मैक्सिमम स्ट्रेंथ आपका कितना लेता है? 0.002। क्लियर हुआ? तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको हम इसको दिखाएंगे। बताओ क्लियर हुआ? ये आपका कंक्रीट के लिए था, कंक्रीट के लिए था। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे स्टील के लिए। अब इसके बाद हम देखेंगे क्या? स्टील के लिए। जब स्टील के लिए देखेंगे तो स्टील में भी आपको कुछ इसी प्रकार से देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पर हमने दिखा दिया, ये यहाँ पर हमने दिखा दिया स्टील या रेनफोर्समेंट स्टील। और इसके लिए जो डायग्राम बना, ये डायग्राम आपका कुछ इस प्रकार से बना। ठीक है, इधर हमारा दिखाया गया स्ट्रेन और इधर हमारा दिखाया गया स्ट्रेस। बताइए, अब जो स्टील होता है, ठीक है, हम यहाँ मानते हैं कि हाई डक्टाइल मटेरियल होता है, मानते हैं नहीं मानते हैं? ठीक है, लेकिन अब डक्टाइल में भी स्टील में भी 3 ग्रेड होता है। एक आपका लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील या हाई रेजिस्टेंस बार। क्लियर हुआ? तो हम जो लिमिट स्टेट में यूज करते हैं वहां पर प्लेन बार यूज नहीं किया जाता है। जब प्लेन बार यूज नहीं किया जाता है हम कहेंगे Fe250 नहीं लिया जाएगा, यहाँ पर क्या लिया जाएगा? Fe415। और Fe415 आपका डिफॉर्म बार या ट्विस्टेड बार, ठीक है, के अंतर्गत आता है, या हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार कहते हैं। इसका मतलब यहाँ पर भी क्या? कार्बन की मात्रा ज्यादा है। और जब कार्बन की मात्रा ज्यादा है तो हम कहेंगे क्या? कि ये एक प्रकार से ब्रिटिल हुआ। क्यों कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं? हाई कार्बन है, ब्रिटिलिटी यहाँ पर क्या होगी? अधिक होगी, डक्टिलिटी यहाँ पर कम होगी। लेकिन फिर हम कहेंगे कि नहीं, स्टील अर्थात उनकी फैमिली क्या है? डक्टाइल है। अच्छा, फैमिली डक्टाइल है, हम इसको भी मानेंगे डक्टाइल। लेकिन ठीक है, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम, या हम कहेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन जो कर्व बनेगा उस कर्व में यहाँ पर चेंजिंग आएगी। अब आपको सोम में थोड़ा सा ले चलेंगे। सोम में जाने के बाद आपने देखा था कि ठीक है, जो हाई कार्बन स्टील होते थे उनके लिए जो डायग्राम बनाया जाता था वह अपने यील्ड पॉइंट का प्रदर्शन नहीं करता था। वह अपने यील्ड पॉइंट का प्रदर्शन नहीं करता था। और जब यील्ड पॉइंट का प्रदर्शन नहीं करता था तो उसके लिए ठीक है, कर्व के पैरेलल एक लाइन ड्रा करते थे। वह लाइन जिस पॉइंट पर जाकर काटता था उसी को हम मानते थे क्या? यील्ड पॉइंट। और फिर ये कहते थे कि भैया यहाँ तक जो स्ट्रेस आएगा उसको हम प्रूफ स्ट्रेस कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? प्रूफ स्ट्रेस कहते हैं। बता दीजिए यहाँ से। ठीक है, तो वही यहाँ पर ड्रा करेंगे। और फिर हमने यहाँ पर लिया, ठीक है, यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर क्या हुआ? कर्व नहीं बन रहा है भाई, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर ये एक स्ट्रेट लाइन में दिख रहा, स्ट्रेट लाइन में दिखा, कर्व दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्ट्रेट स्ट्रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि मटेरियल क्या है आपका? ठीक है, होमोजेनियस है, जो आपका फैक्ट्री बनाया जाता है, इसमें कोई भी कमी नहीं रहती है। ठीक है, हमें यहाँ पर दिखा। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि ये आगे कुछ इस प्रकार से बढ़ा और यहीं पर क्या किया? ये टूट गया। इसका नाम हमने ले लिया F1। बता क्लियर हो? फिर हम कह रहे हैं क्या? कि इसी को हम कह रहे हैं क्या? कि इससे हम यील्ड पॉइंट का जब प्रदर्शन करते हैं तो यील्ड पॉइंट के प्रदर्शन के लिए हम कहेंगे क्या? कि इसी कर्व के पैरेलल, ठीक है, इसी कर्व के पैरेलल 0.2% विकृति पर, 0.2% विकृति पर, तो हमने कहा कि यहाँ पर हमने विकृति ले लिया 0.2% विकृति और इसका जो मान आएगा 0.002। और इसी कर्व के पैरेलल हम एक लाइन ड्रा करते हैं। ठीक है, और वो जहां पर जाकर के काटता है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं क्या? ये यील्ड पॉइंट है। अब यहाँ पर कर्व बना सकते हैं, किसी के बुक में कर्व बना है, क्योंकि वो Fe250 को लेकर के चले होंगे, Fe350 को लेकर चले होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमने यहाँ पर प्रूफ स्ट्रेस कैलकुलेट किया। इसको प्रूफ स्ट्रेस को हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। क्लियर से? अब देखो इसको क्या होता है, ये कहीं कहीं पर कॉर्नर देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, ये आपका कुछ इस प्रकार से बढ़ता हुआ यहाँ पर ऐसे हो जाता है। ठीक है, क्योंकि भाई हमने कहा यील्ड पॉइंट का प्रदर्शन नहीं करते हैं। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से बढ़ता हुआ आगे बढ़ा। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं? अच्छा, यहाँ पर स्ट्रेट की बात कर रहे हो, ये भी आप मान लीजिए क्या? ये भी कर्व ही बनता हुआ चला जाता है। चलिए यहाँ पर हमने देख लिया ये।
ठीक है। उसका हम क्या देख रहे हैं कि इस स्थान पर जो स्ट्रेन होगा, इस स्थान पर जो स्ट्रेन होगा, ठीक है, इस स्थान पर जो स्ट्रेन होगा वह स्ट्रेन कितना होता है, तो हम कहेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो स्ट्रेन होगा, पहला नंबर तो इस स्ट्रेन को हम लगाएंगे, ये जो स्ट्रेन है वो है 0.002, कितना है वो 0.002, और यहाँ पर जो स्ट्रेन होता है उसको भी IS कोड ने ही निर्धारित किया है, कितना, तो हम कहेंगे Fy, इसको वैल्यू हटा रहे हैं Fy अपॉन ES, ठीक है, Fy अपॉन ES। तो हम कह रहे हैं ये तो भाई लैब का है, लेकिन हमें जो लेना है एक्चुअल में उतना ही लेना है, ठीक है। तो हम कहेंगे क्या कि इसे में फैक्टर ऑफ सेफ्टी से क्या करते हैं, गुणा भी कर देते हैं, क्यों, होगा कि नहीं होगा, लेकिन अभी नहीं करेंगे, अभी आगे करेंगे। यहाँ पर जो माना है Fy, हम फिर क्या देख रहे हैं कि जब इसको, ठीक है, डिजाइन के लिए हम निकालते हैं, ठीक है, यहाँ पर हमारा कुल बनता है। अब हम देख रहे हैं कि ये जो कर्व है, ये जो कर्व है, ये कर्व इसको यहाँ पर कट कर रहा है, कट के नहीं किया, पहले यहाँ पर कट किया, यहाँ से हमने सीधे नीचे उतारा, फिर यहाँ पर ये कट कर रहा है। अब हम कहेंगे क्या कि यहाँ से भी एक लाइन हम नीचे को ड्रा कर लेते हैं, बता रहे हो। तो इस स्थान पर भी तो कुछ स्ट्रेन होगा भाई, देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक भी स्ट्रेन हो, ये स्ट्रेन कौन सा होगा, तो हम कहेंगे जो यहाँ पर मान आया है वो आपका है Fy अपॉन 1.15, ये आपका आता था कितना 0.87 Fy। ये है क्या, ये आपका है डिजाइन स्ट्रेंथ, ये हमारा क्या है डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। अब इस डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील के आधार पर हम कहेंगे कि यहाँ पर Fy था, Fy बटे ES किया, तो यहाँ पर डिजाइन स्ट्रेंथ आपका 0.87 Fy आ गया। तो यहाँ पर जो स्ट्रेन आएगा, यहाँ पर जो स्ट्रेन आएगा हम बाहर लिख रहे हैं, ठीक है, वो आएगा 0.87 Fy और अपान में क्या आ जाएगा आपका ES, बता रखिए वो, ये इसके बीच का स्ट्रेन है, ठीक है, कौन कौन से बीच का, यहाँ से यहाँ तक, जबकि ये पूरे का स्ट्रेन है जब हमने डिजाइन फैक्टर वहां पर या पार्शियल सेंटीमीटर नहीं लगाया था, और ये आपका प्रूफ स्ट्रेन है, ठीक है, जो कि प्रूफ स्ट्रेस के आधार पर निकाला गया है। अब बता भाई, अगर हम कहेंगे कि ठीक है पूरा कितना स्ट्रेन हुआ, ठीक है, अर्थात हमने कहा कि स्टील को यूज किया गया बीम में या किसी भी मेंबर में स्ट्रक्चर में स्टील को यूज किया गया। अब इस स्टील में, ठीक है, इस स्टील में अधिकतम कितना स्ट्रेन होगा, अधिकतम कितना स्ट्रेन होगा, तो हमने कहा क्या कि भले ही इनकी स्ट्रेंथ Fy है, लेकिन हम डिजाइन स्ट्रेंथ की ही बात करते हैं। जब हम किसी मेंबर का डिजाइन कर रहे हैं तो वहाँ पर हम डिजाइन स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो डिजाइन की स्ट्रेंथ तक ही इसका स्ट्रेंथ बताना है, और ये इसका मैक्सिमम स्ट्रेन होगा। ये मैक्सिमम स्ट्रेन क्या होगा, तो हम कहेंगे 0.002 और प्लस में 0.87 Fy अपान में क्या आएगा यहाँ पर ES, बता रहे क्लियर हुआ। ये आपका हुआ स्टील में उत्पन्न अधिकतम स्ट्रेन, बता रहे क्लियर हुआ। कंक्रीट में आपको दो मिला था, एक मिला था 0.002, एक मिला था आपका 0.0035। 0.0035 आपका मैक्सिमम स्ट्रेंथ था, जबकि कंक्रीट में स्ट्रेंथ अगर केवल पूछ रहा है, मैक्सिमम बात नहीं कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन आपका 0.002 है। IS कोड 456 1978 के अंतर्गत रखा गया है, तो आप हम 0.002 को रखेंगे, लेकिन अगर ठीक है लिमिट स्टेट की बात कर रहा है तो आप कहेंगे 0.0035, बता दीजिए वो। IS कोड 456 2000 के अनुसार कंक्रीट की मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होगा, तो भी वहां पर कहेंगे क्या 0.0035। जबकि स्टील की अगर मैक्सिमम स्ट्रेंथ पूछेगा तो स्टील की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना होगा, इतना Fy का ES अपना काट पीट दीजिए, यहाँ से आप माइनस का निकाल सकते हैं, बता क्लियर हुआ, कोई दिक्कत हमारे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। ये आपका क्या था स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। मैक्सिमम स्ट्रेन कितना होगा हमें पता चल गया, कंक्रीट में मैक्सिमम मिनिमम स्ट्रेन में पता चल गया, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, आगे कैलकुलेशन करना है, ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद, ठीक है, इसके बाद हम जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे आपका लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन फ्लेक्चर कंडीशन, ठीक है। अभी तो हम केवल इनका सबका परिचय ले रहे थे, अभी तो हम क्या कर रहे थे, सबका परिचय ले रहे थे। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन फ्लेक्चर कंडीशन या लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स, ठीक है, इन फ्लेक्चर कंडीशन। अर्थात हम फ्लेक्चर कंडीशन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसका एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। उसके बाद उनका हम डिजाइन करेंगे, न्यूमेरिकल लगाएंगे, बीम स्लैब, ठीक है, जितने भी होंगे, लिंटर भी जो होगा वो आपका फ्लेक्चर कंडीशन में आएगा। फिर उसके बाद हम शियर की बात करेंगे, क्लियर हुआ, ठीक है। थैंक यू।